अगले कुछ मिनट्स में हम समझेंगे कि मनी से पहले क्या था, मनी क्यों बना, इसका असली वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन का मनी से क्या रिलेशन, लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, आखिर स्टॉक मार्केट इस पूरी स्टोरी में कहाँ फिट होता है। सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि वो फाउंडेशन है जिसके बिना फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को समझना मुश्किल है। बाकी का चलिए स्क्रीन पर समझते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मनी। तो बड़ी मनी एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है जो वैल्यू एक्सचेंज करने का काम करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये है और आप एक दुकानदार को 50 रुपये देते हो। बदले में दुकानदार आपको 50 रुपये की बिस्किट देता है। दुकानदार बेहिचक आपका 50 रुपये को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वह बाद में इस 50 रुपये से कोई और चीज़ खरीद सकता है। मतलब लोग मान लेते हैं कि नोट फ्यूचर में किसी चीज़ के बदले यूज हो सकता है। उन्हें ट्रस्ट है। इसीलिए हम मनी को ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। मतलब जब तक हम इस पे ट्रस्ट करेंगे तब तक यह सिस्टम काम करेगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट सिनारियो। और हम दूसरी सिनारियो की बात करें तो मान लीजिए कि लोग ट्रस्ट करना बंद कर दे तो मनी सिर्फ पेपर का टुकड़ा रह जाएगा। जैसा कि हमने नोटबंदी में देखा था। जब नोट बंद हुए थे तो गवर्नमेंट ने पुराने नोट की वैल्यू को ख़त्म कर दिया था, जिससे वह सिर्फ कागज़ की टुकड़ा बन गया था। अगर हम उसको बैंक में क्रेडिट नहीं करते यानी जमा नहीं करते तो वह सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही रह जाता है। इसीलिए मनी को हम एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। की डिफिनेशन की बात करें तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो गुड्स और सर्विस को बाई और सेल करता है। व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर मनी, यानी अभी तो मनी है तो हम ट्रेड करते थे, लेकिन जब पहले मनी नहीं थी तो ट्रेड लोग कैसे करते थे? तो उस समय था द बार्टर सिस्टम। यानी इस सिस्टम में लोग गुड्स के बदले गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। और इसे विस्तार से समझे तो बार्टर सिस्टम में पैसा का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ का एक्सचेंज करके ट्रेड करते थे। मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति के पास गेहूं है, बी के पास दूध है। ए व्यक्ति बी को गेहूं दे देता है और बी व्यक्ति ए को दूध दे देता है, मतलब एक्सचेंज कर लेता है। यही हो गई बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम की बात करें तो पहला प्रॉब्लम था मैचिंग नीड्स प्रॉब्लम। यानी बार्टर सिस्टम में ट्रेड तभी होता था जब दोनों पार्टीज की नीड एक साथ मैच होती थी। यानी मान लीजिए कि यह ए व्यक्ति है, यह एक बी व्यक्ति है। सेम सिनेरियो लेते, इसके पास गेहूं है, इसके पास दूध है। ए व्यक्ति चाहता है कि हम बी व्यक्ति को गेहूं दे दें और दूध ले लें, लेकिन बी व्यक्ति को गेहूं नहीं चाहिए, उसे चाहिए कॉटन। तो यहीं पे डिसमैच हो गया, यानी ट्रेड नहीं होगी क्योंकि दोनों का नीड्स मैच नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम है मैचिंग नीड्स प्रॉब्लम। दूसरा अपना है वैल्यू डिसीजन प्रॉब्लम। तो बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ की फिक्स वैल्यू नहीं होती थी, इसीलिए फेयर एक्सचेंज डिसाइड करना डिफिकल्ट था। मान लीजिए आपके पास एक काऊ है, तो आप एक काऊ के बदले कितना गेहूं लीजिएगा? या मान लीजिए आपके पास एक गोट है, यानी बकरी है, तो आप एक गोट के बदले कितना चावल लीजिएगा? नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसका कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं था। हर डील में अलग नेगोशिएशन होता था,
इसीलिए फेयर वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल था। तो ये हो गई अपनी वैल्यू डिसीजन प्रॉब्लम। और है तीसरा है स्लो ट्रेड प्रॉब्लम। तो स्लो ट्रेड प्रॉब्लम की बात करें तो बार्टर सिस्टम का ट्रेड प्रोसेस स्लो था क्योंकि मैचिंग नीड्स और वैल्यू डिसीजन में इतना टाइम लग जाता था कि ट्रेड पूरा स्लो हो जाता था। यानी यह 3 बड़ी प्रॉब्लम थी, मैचिंग नीड्स, वैल्यू डिसीजन प्रॉब्लम और तीसरा था अपना स्लो ट्रेड प्रॉब्लम। इन्हीं चैलेंजों को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे सोसाइटी ने एक कॉमन मीडियम एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी और इसी ज़रूरत ने मनी को जन्म दिया, जिससे ट्रेड सिंपल, फास्ट और इफिशिएंट बन गया। थर्ड टॉपिक है द पर्पस ऑफ मनी, जिसका फर्स्ट हेडिंग है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट इसका है बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हम मनी से कोई भी चीज़ को बाई और सेल आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर बार्टर सिस्टम, यानी इसने पूरा बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया। यानी अभी हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो ना तो हमें इसमें मैचिंग की झंझट है, ना ही वैल्यू डिसाइड करने की झंझट है, जिससे यह ट्रेड एकदम फास्ट हो जाती है। तीसरा है सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन। मतलब मान लीजिए कि यह एक शॉप है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और कोई भी सामान हमें खरीदना है तो हम एक क्विक ट्रांजैक्शन के जरिए कोई भी सामान बाई कर सकते हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा क्या आया है यूपीआई, जो मिनटों में ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करता है। दूसरा हेडिंग है यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स, यानी और इसका फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू मेजर वैल्यू, यानी पैसे से हम किसी भी चीज़ के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह एक फ़ोन है, यह दूसरा फ़ोन है, यह 20,000 की फ़ोन है और यह 10,000 की फ़ोन है। हम इसको एकदम आसानी से मेजर कर लिए, यही है मनी की खासियत। दूसरा है हम कंपेयर कर सकते हैं प्राइस को। मान लीजिए कि यह एक 10 की पेन है, या एक 15 की पेन है, या एक 20 की पेन है। हम एकदम कंपेयर कर लिए कि यह समथिंग एक 10 की पेन है, या समथिंग एक 15 की पेन है, और समथिंग यह 20 की पेन है। और तीसरा हेडिंग है अपना द स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को फ्यूचर के लिए सेव किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आज 1,000 रुपये कमाएं और उसको बैंक और या अपने वॉलेट में सेव कर लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिजर्व परचेसिंग पावर, यानी मनी कुछ समय तक अपनी परचेसिंग पावर को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे फ्यूचर के लिए रखना जा सकता है। एक एग्जांपल तो समझते हैं। अगर आज आपने 5,000 रुपये कमाए और उसको आपने खर्च नहीं किया और उसको आप सेव कर दिए फ्यूचर के लिए, कि जब हमें कभी फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो मैं उस 5,000 को अपने बैंक से निकालूंगा और अपनी ज़रूरत की सामान को बाई करूंगा। दूसरा पॉइंट है इनेबल सेविंग्स, यानी मनी को बैंक या डिजिटल अकाउंट में सेफली सेव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2,000 रुपये है, सेव करना चाहते हैं, 2,000 रुपये मंथ सेव करना चाहते हैं। फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तीसरा अपना हेल्प्स बिल्ड वेल्थ, यानी
मनी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता है, सही तरीके से सेव किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। यानी मान लीजिए कि आप पैसे कमाते हो रोज़ 1,000 रुपये और उसको रोज़ को रोज़ खर्च कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। मनी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता है। हम मनी को एक सिस्टमेटिक तरीके से, मान लीजिए कि आप 1,000 में से, या मान लीजिए कि आप 1,000 प्रतिदिन कमाते हो, तो महीने के वो समथिंग 30,000 रुपये हुए। आप चाहोगे तो महीने का 2,000 रुपये SIP कर सकते हो। यह एक SIP कर सकते हो जिससे हम फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चौथा है हेडिंग है अपना स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी लोन्स, क्रेडिट, EMI, फ्यूचर पेमेंट। समझते हैं स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट्स। तो देखो, मनी की वजह से फ्यूचर में होने वाले पेमेंट्स को आसानी से फिक्स और कंप्लीट किया जा सकता है। पहला था अपना लोन्स, यानी जैसे कि बैंक लोन देता है और आप फ्यूचर में उसे रीपे करते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। दूसरा है अपना क्रेडिट, यानी आप पहले गुड्स या सर्विसेज यूज करते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, जैसे हो गया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप स्विप करके कोई भी सामान को खरीद लेते हैं, बाद में उसको आप पैसा सधाते हैं इंस्टॉलमेंट की तरह। अब तीसरा पॉइंट है अपना EMI एंड फ्यूचर पेमेंट। मान लीजिए आपने 1,20,000 के लैपटॉप खरीदे। अब 1,20,000 तो एक बार में आप नहीं चुका सकते हैं, तो उसको आपने EMI करवा लिया, यानी 12,000 मंथ को। इस प्रकार भी आप EMI एंड फ्यूचर के मतलब कर सकते हैं। अपना चौथा टॉपिक है द बिगेस्ट मिथ अबाउट मनी। बहुत बड़ी मिसकंजम्पशन है कि मनी और वेल्थ बराबर है, और इसकी रियलिटी समझे तो मनी इज अ फाइनेंशियल टूल। मतलब मनी एक टूल्स है जो ट्रांजैक्शन, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को पॉसिबल बनाता है। मनी का काम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, वेल्थ होना नहीं। और एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि एक हैमर का काम, यह एक हैमर है, एक हैमर का काम घर को बनाना है, न कि हैमर खुद में एक घर हो। इसी प्रकार मनी का काम वेल्थ को क्रिएट करना है, वेल्थ को क्रिएट करना है। मनी खुद में वेल्थ नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है वेल्थ इज़ द फाइनेंशियल आउटकम। मतलब वेल्थ का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता। वेल्थ में एसेट जैसे कि स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और उससे जनरेट होने वाली इनकम भी शामिल होती है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यह एक ए व्यक्ति है, यह एक बी व्यक्ति है। दोनों को 1-1 लाख रुपया दिया गया। ए ने क्या किया कि गए और अपने अकाउंट में सेव कर दिया, लेकिन बी व्यक्ति ने उस पैसे को वेल्थ क्रिएटर सिस्टम, वेल्थ क्रिएट करने वाले सिस्टम में इन्वेस्ट किया। और वह भी ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपना नॉलेज का यूज करके ही किया। और वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक स्टॉक हो सकता है, स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, या तो कुछ बिजनेसेस में किए होंगे, या तो रियल एस्टेट में किया होगा, या तो म्यूचुअल फंड में किया होगा। अगर बी वाले व्यक्ति ने सूझबूझ के अगर एसेट में इन्वेस्ट किया होगा, तो 5 साल बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि बी वाले ने अपने कैपिटल को बढ़ाया होगा, लेकिन ए वाले का कैपिटल घटा होगा। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण।
उनका मनी समय के साथ घटता जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उसके मनी की परचेसिंग पावर को कम करते जाएगा। अब है अपना द रियल रोल ऑफ मनी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी खरीदने और बेचने की प्रोसेस को इजी बनाता है। यानी मान लीजिए यह एक स्टोर है, इसमें बहुत सारे सामान हैं, आप जाते हो, उसको समथिंग पैसे देते हो और सामान लेते हो। ना तो इसमें मैचिंग का झंझट है, ना वैल्यू डिसाइड करने की झंझट। एकदम जाते हो, पैसे देते हो और सामान लेते हो, एकदम फास्ट एंड सिक्योर। और अभी तो आपने देखा होगा कि यूपीआई भी आ गया है, एकदम मिनटों में ट्रांजैक्शन होती है। और दूसरा पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को फ्यूचर के लिए सेव किया जा सकता है। यानी आप महीने का समथिंग रुपये आप सेव भी कर सकते हो। मतलब मनी के सेव करना, आप मनी को सेव कर रहे हो, मतलब आप अपनी परचेसिंग पावर को सेव कर रहे हो कि जब आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप पैसे निकालेंगे और उससे आप अपनी ज़रूरत के चीज़ को बाई करोगे। अब तीसरा है यूनिट ऑफ अमाउंट, यानी मनी हर चीज़ की वैल्यू को मेजर और कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड देता है। यानी मान लीजिए कि यह एक फ़ोन है और दूसरा यह फ़ोन है। इस फ़ोन की वैल्यू 5,000 है, इस फ़ोन की वैल्यू 10,000 है। इसका वैल्यू हम एकदम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि इस फ़ोन का वैल्यू 5,000 की है और इस फ़ोन का वैल्यू 10,000 की है। और मेजर करने की बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक सामान है, मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं एक बॉक्स है, दूसरा यह बॉक्स है, यह बॉक्स 10 रुपये की है, यह बॉक्स 20 रुपये की है, यह बॉक्स 40 रुपये की है। मतलब हम देख कर भी बता सकते हैं कि यह कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी को देखें कि यह 10 रुपये की हो सकती है, 20 रुपये की हो सकती है और यह 40 रुपये की हो सकती है। और चौथा है अपना स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब मनी लोन्स, क्रेडिट्स और ईएमआई जैसे फ्यूचर पेमेंट्स को पॉसिबल बनाता है। हाँ, वो तो देखिए आपने, मान लीजिए कि मनी से हम बनाती हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली क्रिएट वेल्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज। देखो यार, नॉलेज आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है, समझे। देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप बेटर कंपनीज चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई नॉलेज की पावर। दूसरा हो गया स्किल, यानी स्किल वह एबिलिटी है जिससे आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो यह आपकी एक स्किल है जिससे आप वैल्यू जनरेट करके मनी अर्न करते हैं। अब अपना तीसरा पॉइंट है प्रोडक्टिव वर्क, यानी ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करे और बदले में इनकम जनरेट करे। जैसे एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, एक डॉक्टर इलाज करता है और एक फार्मर अनाज को ग्रेन करता है। यानी यह पैसा भी कमा रहा है और समाज का देखभाल भी कर रहा है, मतलब कि उपचार भी कर रहा है। डॉक्टर के देखो, यह मरीज की देखभाल भी कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। किसान को देखो, यह सोसाइटी को फूड्स भी दे रहा है और अपना ग्रेन बेच करके वह पैसा भी अर्न कर रहा है। अब चौथा है अपना बिजनेस ओनरशिप, यानी जब आप किसी बिजनेस के ओनर होते हैं तो उसके प्रॉफिट्स और ग्रोथ में आपका हिस्सा होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में स्टॉक या आपने खुद का कोई बिजनेस की हो, लाइक होटल्स, मॉल्स या कोई दुकान,
अगर वह ग्रो करता है तो प्रॉफिट आपको होगी और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बनेगा। ये आप समझ गए होंगे। अब चौथा अपना इन्वेस्टमेंट, यानी अपने मनी को प्रोडक्टिव एसेट में लगाना ताकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ सके। एग्जाम्पल स्टॉक्स हो गए, तो जिसमें अगर स्टॉक हो गए, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि यह एक कंपनी है, इसके स्टॉक को हम बाई करते हैं और हम आशा करते हैं कि यह कंपनी ग्रो करे, क्योंकि अगर यह कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी स्टॉक की वैल्यू भी ग्रो करेगी। और अब अपना लास्ट है इनकम जनरेटिंग एसेट्स, यानी ऐसा एसेट जो रेगुलर इनकम या लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करता है, जैसे डिविडेंड देने वाली स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या प्रॉफिटेबल बिजनेस। मान लीजिए कि यह एक कंपनी है, इसका हम एक स्टॉक बाय किए हुए हैं और यह कंपनी हमें डिविडेंड देती है, तो वह एक इनकम जनरेटिंग एसेट हो गया। मान लीजिए कि हमारा यह एक मकान है, इसको हमने एक रेंट पर दे दिया, तो यह भी एक इनकम जनरेटिंग एसेट हो गया। मान लीजिए कि यह एक हमारा एक दुकान है जो रेगुलर अच्छा अर्निंग करती है, तो यह भी हमारा एक इनकम जनरेटिंग एसेट हो गया। अब हम समझते हैं मनी वर्सेस वेल्थ। तो देखो यार, मनी को हम अर्न कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम लूज भी कर सकते हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो जनरेट इनकम्स, ग्रो ओवर टाइम, क्रिएट अ फाइनेंशियल फ्रीडम्स। गोल्डन रूल्स देखो, मनी हेल्प्स यू बिल्ड वेल्थ बट मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ। वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू वैल्यू क्रिएशन प्लस प्रोडक्टिव एसेट। हाउ द स्टॉक मार्केट इज कनेक्टेड टू द बिजनेस। तो देखो, स्टॉक मार्केट कंपनी को कैपिटल रेज करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जब इन्वेस्टर कंपनी का शेयर बाय करता है तो वह कंपनी में पार्शियल ओनरशिप लेता है। पार्शियल ओनरशिप लेता है मतलब, मान लीजिए कि यह एक कंपनी है, इस कंपनी के वैल्यूएशन को अगर हम 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, अगर इस कंपनी का एक भी हम शेयर खरीदते हैं तो हम इस कंपनी का पार्शियल ओनरशिप लेते हैं, मतलब छोटे से हिस्सा का ओनर बन जाते हैं। फिर कंपनी उस कैपिटल का यूज बिजनेस एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डेब्ट रिपेमेंट्स और फ्यूचर ग्रोथ के लिए करती है। और फिर है वाई डू इन्वेस्टर इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है। तो इसका कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कंपनी में शेयर खरीदता है तो उसका 3-4 मोटिव होता है। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जब कंपनी ग्रो करे तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी। मान लीजिए कि आपने इस कंपनी में शेयर खरीदी थी, यह कंपनी ग्रो करेगी तो आपका भी शेयर ग्रो करेगा, यानी आपको भी प्रॉफिट होगा। दूसरा है अपना डिविडेंड इनकम, यानी अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो रेगुलर इनकम मिलेगी। मतलब कोई कोई कंपनी होती है जो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को देती है। तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यानी कंपनी की ग्रोथ के साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो। मान लीजिए कि आपने इस कंपनी में 1 शेयर के बजाय 100 शेयर खरीदे होते और ये कंपनी ग्रो करती तो लॉन्ग टर्म में आपका जो ये 100 शेयर होता उसकी वैल्यू बढ़ जाती बहुत ज़्यादा, जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम बन जाता। चौथा है अपना ओनरशिप इन बिजनेस, यानी शेयर होल्डर्स होने के नाते कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा मिलता है। यही बोला ना अपने, छोटा सा हिस्सा। सिंपल फ्लो चार्ट में समझे तो मान लीजिए कि ये इन्वेस्टर है, मतलब हम और आप हैं, शेयर को बाय किए, कंपनी रिसीव कैपिटल, कंपनी को कैपिटल मिला, फिर कंपनी ने उस कैपिटल को यूज बिजनेस ग्रो करने में किया।
फिर बिजनेस ग्रो, कंपनी को वैल्यू इंक्रीज कराया, फिर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स मिला। मतलब यह एक चेन जैसा काम करता है। मतलब अगर कुल मिला जुला कर देखें तो मनी इजकल टू मार्केट का फील्ड, यानी मनी की बगैर मार्केट नहीं चल सकता है। बिना मनी के फ्लो के स्टॉक मार्केट मूव नहीं कर सकता। और की लर्निंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने की जगह नहीं है। यह एक ब्रिज है जो इन्वेस्टर के कैपिटल को बिजनेसेस तक पहुंचाता है, जिससे कंपनी ग्रो करती है और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। छठा टॉपिक है अपना इन्फ्लेशन, द साइलेंट इनमी ऑफ मनी। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन का मतलब है टाइम के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होना। यानी जब प्राइस बढ़ता है तो सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब है मनी की परचेसिंग पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आज आपके 100 रुपये में अगर 10 चॉकलेट मिलता है तो कुछ साल बाद 100 रुपये में सिर्फ 7 या 8 चॉकलेट ही मिलेगी। मनी सेम है लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। इसी प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हाई डज इन्फ्लेशन मैटर्स? देखो, कैश की रियल वैल्यू टाइम के साथ रिड्यूस होती है। सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं होता। आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो करना चाहिए, तभी रियल वेल्थ क्रिएट होती है। की लर्निंग, इन्फ्लेशन साइलेंटली रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इसीलिए सिर्फ मनी सेव करना काफ़ी नहीं है, मनी को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। टॉपिक है वाई डू पीपल इन्वेस्ट, यानी किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखो, अगर आप सिर्फ मनी को सेव करते हो तो टाइम के साथ इन्फ्लेशन उस मनी की बाइंग पावर को धीरे धीरे कम कर देती है, यानी रिड्यूस कर देती है। इसका मतलब यह है कि आज जिस अमाउंट से आप एक चीज़ खरीद सकते हो, फ्यूचर में उसी अमाउंट से शायद वह चीज़ ना खरीद पाओ। लेकिन जब आप मनी को इन्वेस्ट करते हो तो वह सिर्फ पड़ा नहीं रहता है, वह एसेट में कन्वर्ट होकर ग्रो करने की कोशिश करता है। सिंपल फ्लो में समझो, मान लो आपने पैसा को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से एसेट बना, एसेट से ग्रोथ, और ग्रोथ से वेल्थ क्रिएशन। इसी वजह से इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करने और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी रीज़न की वजह से स्टॉक मार्केट हमारी फाइनेंशियल जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यह है हमारा फाइनल समरी। आज हमने यह इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। मनी एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। मनी का वैल्यू टाइम के साथ इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रहा है। सिर्फ सेविंग करना हमेशा इनफ नहीं होता। इन्वेस्टिंग का पर्पस मनी को ग्रो करना और उसकी बाइंग पावर को प्रोटेक्ट करना है। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन के इम्पोर्टेंट टूल्स में से एक है। की टेकअवे, सेविंग प्रोटेक्ट योर मनी फॉर टुडे बट इन्वेस्टिंग हेल्प्स योर मनी ग्रो फॉर टुमारो। मीनिंग, अगर आप मनी को समझ गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन समझ चुके हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि मनी, बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम है। धन्यवाद।